So the topic we are going to start today is atomic emission spectroscopy. Atomic emission spectroscopy is a powerful technique to quantify the elements by the measurement of specific wavelength of light emitted from a pre-excited sample. The source of excitation may be flame, plasma, arc, spark. Atoms of any element emit light during de-excitation after the source have been abandoned. These characteristics emitted wavelengths are used to identify the element. The emitted light is dispersed by a diffraction grating or prism, then detected by a detector. It is a very useful technique to identify the elements in different samples. So ये भी एक टेक्निक होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है. इसमें क्या होता है कि हम एलिमेंट्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है. यानी कि अगर एक एलिमेंट है हमारे पास, उसमें से जो वेवलेंथ की रेडिएशंस बाहर आ रही हैं उसकी वजह से हम क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं एलिमेंट्स की. जैसे कि व्हेन एन एटम एब्जॉर्ब्स एनर्जी, एटम एक एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है. वो एनर्जी हीट की फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, लाइट हो सकती है. इट्स इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड. These excited electrons are unstable and eventually return to their ground state. During this transition, electrons release energy. ठीक है, एनर्जी फिर क्या होती है, एक्साइटेशन पहले होती है, फिर डी एक्साइटेशन होती है और एनर्जी रिलीज होती है. द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड लाइट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स. स्पेक्ट्रम अपीयर्स इन सीरीज ऑफ डिस्क्रीट लाइन्स. ठीक है, ईच एलिमेंट हैज़ अ यूनिक एमिशन स्पेक्ट्रम, उसको हम फिंगरप्रिंट भी कहते हैं. दीज लाइन्स आर नोन एज स्पेक्ट्रल लाइन्स एंड रिप्रेजेंट द क्वांटाइज लेवल विद इन द एटम्स. एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक एमिशन हो गया. अब इसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है. An atomic absorption spectrum is observed when free atoms in the ground state absorb specific wavelengths of light and get excited to high energy levels. This absorption leads to dark lines. ठीक है, atomic emission and absorption spectra are always line spectra and give same information as shown. ठीक है, only difference in spectrum is that in atomic emission spectroscopy bright lines appear on dark background and in atomic absorption spectroscopy dark lines are visible on bright background. ठीक है, अब जैसे ये इधर फिगर बनाई हुई है उसने. अब ये फर्स्ट वाली जो है जिसमें कलर्ड आपको इमेज नज़र आ रही है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है. ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में उसने क्या लिखा हुआ है कि डार्क लाइंस आर विजिबल ऑन ब्राइट बैकग्राउंड. ठीक है, ब्राइट बैकग्राउंड डार्क लाइंस विजिबल होती हैं, जबकि एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारी ब्राइट लाइन विजिबल होती हैं ऑन द डार्क बैकग्राउंड. ठीक है, ये K19 का उसने एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाई हुई है, स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ है. आगे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं NMR, विच इज़ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी मोस्ट कॉमनली नोन एज NMR, और इसको हम सिंपली MRS भी कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं. यह स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है बेस्ड ऑन द रीओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई विद नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, दिस रीओरिएंटेशन occurs with absorption of electromagnetic radiations in the radio frequency region from roughly 4 to 900 megahertz, which depends on the isotopic nature of the nucleus and increase proportionally to the strength of the external magnetic field. अच्छा, इसमें आपकी जो ऑप्शन होती है वो किसकी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की होती है. और कौन से रीजन में होती है, रेडियो रीजन में होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में. और इसकी रेंज क्या है, 4 से लेके 900 मेगाहर्ट्ज़ की रेंज होती है. इसमें हम बेसिकली ये टेक्निक जो है वो रीओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई पे बेस करती है. और इसमें जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें हमारे न्यूक्लियाई जो है वो नॉन ज़ीरो न्यूक्लियर स्पिन को शो करता है. Okay, further moving on to it, notably the resonance frequency of each NMR active nucleus depends on its chemical environment. As a result, NMR spectra provide information about individual functional groups present in the sample as well as about the connections. And it is the most useful method to identify molecular structures. अब इसका प्रिंसिपल सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमें माइंड में रखना होगा. Principle: all those nuclei which are nuclear magnets or NMR active have a random orientation of spins. When an external magnetic field is applied, all these random acquire
two spin states, one with lower and aligned with applied magnetic field V naught and other with higher energy against the applied magnetic field. एक दो वैसे तो कोई स्पिन नहीं होती ना, रैंडम ओरिएंटेशन होती है, लेकिन जब हम उसको मैग्नेट के करीब लेकर जाएंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा कि एक जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसकी वो दो स्पिन शो करेगा, दो स्पिन स्टेट शो करेगा। एक जो होगी वो लोअर एनर्जी वाली होगी, दूसरी जो होगी वो हायर एनर्जी वाली होगी। लोअर एनर्जी वाली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होगी और जो हायर एनर्जी वाली होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड होगी। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जी स्टेट्स करेस्पॉन्ड टू रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी। बाय एब्जॉर्बिंग द सेम एनर्जी फ्लिप देयर स्पिन्स certain equivalent nuclear magnets thus resonate. When a spin returns to a ground state, the absorbed energy is emitted at the same frequency level. The emitted radio frequency signal gives the NMR spectrum of the compound. So क्या होगा कि ये हमें एक रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस की वजह से एक रेडियो वेव पैदा होगी। और फिर क्या होगा, बाय एब्जॉर्बिंग द सेम एनर्जी टू फ्लिप देयर स्पिन्स सर्टेन इक्विवेलेंट न्यूक्लियर मैग्नेट्स दस रेजोनेट, ठीक है। तो रेजोनेट होगा, ठीक है। उसके बाद जो स्पिन जो है वो अपनी किस स्टेट में वापस आएगा, ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा और एनर्जी जो होगी वो एमिट होगी। तो फिर उसी को हम लेके, उसी फ्रिक्वेंसी सिग्नल को लेके हम स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करेंगे। NMR एक्टिव न्यूक्लियाई क्या है? NMR active nuclei are those possessing a property called spin, whereby a charged nucleus spins about an axis, generates its own magnetic dipole moment, including hydrogen, carbon 13, F19 and P31 isotopes, ठीक है। ये सारे isotopes हैं। All have magnetic moments and therefore can observe NMR. Organic chemists use hydrogen and C13 NMR. To be NMR active, a nucleus must have a non-zero nuclear स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर उसका नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इट इज़ दिस नॉन ज़ीरो स्पिन दैट इनेबल्स न्यूक्लियाई टू इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल फील्ड्स। एटम्स विद बोथ एन ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और ऑड सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स exhibit half integer value for the nuclear spin quantum number. These atoms are NMR active. क्या होता है कि जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाते हैं तो वहाँ पे हाफ इंटीजर वैल्यूज़ आ जाती है। पहले तो नॉन ज़ीरो थी ना, फिर उसके बाद वैल्यूज़ मतलब हाफ इंटीजर वैल्यूज़ देना शुरू कर देगा आपका न्यूक्लियस, जैसे कि L कैन बी इक्वल टू 1/2, 3/2, 5/2। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि एटम जो है वो NMR एक्टिव हो गए हैं। अब हाइड्रोजन का जो प्रोटियम है उसकी NMR, प्रोटॉन NMR कैसे की जाती है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 1 न्यूक्लियाई विद इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इन ऑर्डर टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। यूज ऑफ ड्यूटेरा-T solvent, okay। Deuterated or the deuterium often symbolizes these solvents specially used in NMR, ठीक है। Deuterated water D2O which is deuterated acetone, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये दोनों हम यूज़ कर सकते हैं इन द NMR। इन द नॉन हाइड्रोजन सॉल्वेंट्स, वहाँ पे जो नॉन हाइड्रोजन में आते हैं वो CS2 हो सकता है, CCl4 हो सकता है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द इंटरफेरेंस ऑफ सॉल्वेंट प्रोटॉन्स इन द एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ट्राई मिथाइल साइलाइन एज अ स्टैंडर्ड ऑफ केमिकल शिफ्ट, TMS, टेट्रा मिथाइल सिलेन, ठीक है, विच इज़ SiCH34 इज़ अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल with all protons being chemically equivalent and highly shielded by electrons due to lesser electronegativity of the silicon, giving one single signal used to define a chemical shift. Proton NMR spectra of most organic compounds are characterized by chemical shifts in the range of +14 to -4 ppm and by spin-spin coupling between protons. So ये एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है और इसमें सारे प्रोटॉन जो हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हाईली शील्डेड भी होते हैं। और केमिकल शिफ्ट कितनी होती है इसमें? 0 ppm होती है, ठीक है।
और जो NMR स्पेक्ट्रम में मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल शिफ्ट्स की रेंज है वो कितनी है, +14 से लेके -4 तक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियर स्पिन फ्लिपिंग एंड केमिकल शिफ्ट। Nuclear spin flipping is a quantum mechanical phenomena where the certain atomic nuclei absorbs energy from external source leading to a change in their spin state. If the nucleus is irradiated with electromagnetic radiation of the proper frequency, it can absorb energy and flip from the lower energy state to high energy state. ठीक है, इसमें फ्लिपिंग का मतलब है कि लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट की तरफ भी आपका न्यूक्लियस जो है वो फ्लिप कर सकता है. दिस एनर्जी ट्रांजिशन induces a change in the nuclear spin state. In nuclear magnetic resonance, the chemical shift is the difference between the resonant frequency of atomic nucleus and standard in a magnetic field. It is expressed in parts per million and is a key property for determining the molecule structure. The exact frequency required for the resonance depends on the strength of the external magnetic field, the identity of the nucleus, and the electronic environment of the nucleus. The number of peaks tells you the number of different environments. Okay? सो इस वजह इसको हम ppm में पार्ट्स पर मिलियन में रिप्रेजेंट करेंगे और एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी जो होगी वो डिपेंड करेगी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द आइडेंटिटी ऑफ द न्यूक्लियस पे और इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट पे. नंबर ऑफ पीक्स हमें बताएंगे अबाउट द डिफरेंट एनवायरनमेंट्स. ठीक है, रेशियो ऑफ एरियाज अंडर द पीक्स टेल्स द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन. Molecules have simple spectra. The spectrum of ethyl chloride shows a peak equivalent to 3 alike protons of methyl at 1.5 ppm and another 3.5 ppm corresponding to 2 similar protons of methylene with respect to reference peak. 2 protons that absorb at 3.5 ppm are more near to highly electronegative chlorine. तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं. ठीक है, जैसे कि मिथाइल का स्पेक्ट्रा है यहाँ पे और ये पीक्स जो शो हो रही हैं वो 1.5 पे और 3.5 ppm पे शो हो रही हैं. ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ बेंजीन की अगर हम बात करें तो सिंगल पीक 7.2 ppm पे शो करता है और ये क्यों शो करता है? ड्यू टू डाईमैग्नेटिक रिंग करंट. When the electron density is high around the nucleus, the opposing magnetic field to electron is also bigger, which in turn gives huge shielding. De-shielding is when electron density falls or the magnetic field opposing it reduces and then the nucleus feels more of the external magnetic field. अब यहाँ पे हमारे पास एनवायरनमेंट ऑफ अ गिवन प्रोटॉन मल्टीप्लिसिटी का टॉपिक है. In hydrogen 1 NMR, all the hydrogen atoms attached to the same carbon have the same environment. However, hydrogen on the different carbons have the same environment. If the carbon atoms are bonded to exactly the same chemical groups with respect to each other. If there are no hydrogens on the adjacent atoms, then the resonance will remain a single peak, a singlet. If there is one hydrogen, the resonance will be split into 2 peaks. If there are 2 equivalent protons are present, then it will be a triplet signal. ठीक है, इस तरह से कोई हाइड्रोजन नहीं है, सिंगल पीक आएगी. अगर इफ़ देयर इज़ वन हाइड्रोजन एडजेसेंट एटम सो 2 पीक्स आएंगी. इफ़ 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे तो 3 पीक्स आएंगी. ठीक है, ये जिस तरह से इस टेबल में हमें दिखाया हुआ है. n+1 रूल यहाँ पे हम फॉलो करते हैं. अब डबलेट है आपके पास तो 1+1 = 2 सिग्नल. उसके बाद हमारे पास सिंगल पीक आ रही है. ठीक है, तो इस तरह से ये हमने देखना होता है. That's why in the given spectrum of ethyl chloride CH2 peak is a quartet because of a neighboring protons. The CH3 peak is a triplet due to 2 neighboring protons of CH2. Proton exchange by D2O. When an NMR sample that contains hydroxyl or NH proton is shaken with deuterium oxide, the hydroxyl and NH protons exchange with the deuterium atoms in D2O. This causes the corresponding NMR signal to disappear, which suggests the presence of hydroxyl and NH proton. This is because deuterium is NMR inactive. अगर हमें हाइड्रोक्सिल और NH को प्रोटॉन्स को शेक करते हैं ना विद
विद ड्यूट्रियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसके साथ प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा और हमारा जो सिग्नल है वो डिसअपीयर हो जाएगा NMR का। इससे क्या पता चलता है कि ड्यूट्रियम जो है वो हाइड्रोक्सिल NH के प्रोटॉन्स ने उसको इनएक्टिव कर दिया। Then we have the next topic, that is carbon-13 NMR. About 1% of all carbon atoms are C13 isotope. The rest, apart from tiny amounts of the radioactive C14s, CNMR13 is based on the magnetic properties of C13. Carbon-13 nuclei are NMR active, hence C13 nucleus can behave as a small magnet. It means that it can also align with external magnetic field. The alignment with it is opposed to the field is less stable. It is possible to make it flip from the more stable alignment to the less stable one by supplying exactly the right amount of energy. It is possible to detect this interaction between the radio waves of just right frequency and the C13 nucleus as flip from one orientation to another. This flipping of C13 nucleus from one magnetic alignment to other बाय द रेडियो वेव नोन एज रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन होती है कि जैसे आप एक C13 का न्यूक्लियस है वो आपका एज ए मैग्नेट भी बिहेव करता है। जब भी उसके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लेकर आएंगे तो वो अपने आप को उसके मुताबिक अलाइन कर लेगा, ठीक है। और ये फ्लिप भी हो सकता है फ्रॉम वन ओरिएंटेशन टू अनदर, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। केमिकल शिफ्ट इन C13 NMR। A peak at a chemical shift of 60 is set to downfield of TMS. The further to the left of peak is more downfield it is. The chemical shift for C13 NMR are much bigger than for proton. In C13 NMR they range up to about 200 ppm depending on environment of the carbon. So C13 के अंदर जो chemical shift होती है बहुत बड़ी होती है as compared to proton NMR. Deduction of possible structure of molecule using C13 NMR. C13 NMR of each different molecule is distinct. By analyzing the peaks in spectrum and comparing these peaks with standard references can give the information about the types of carbon atoms. By a careful study of chemical shifts of all peak spectrum, we can able to recognize carbon atoms on from where they belong. अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस, एरोमेटिक, ठीक है। इनको हम क्या कर सकते हैं कि पीक्स को हम देख के इन केमिकल शिफ्ट्स की मदद से हम बता सकते हैं कि कौन सा पॉसिबल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब जैसे यहाँ पे इसने डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं और साथ स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ठीक है। कंपेयरिंग दिस पीक वैल्यूज़ विद अपीयर्ड स्पेक्ट्रम वी कैन प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। Talking in general, one spectroscopy technique solely does not fully work to structural elucidation. Combined information obtained from different spectroscopic techniques along with mass spectrometry help resolve the structure formula of organic compound. Let us discuss the C13 NMR spectrum of ethanol. In ethanol, there are two distinct carbon atoms. One is attached with highly electronegative oxygen and the other is attached with 3 hydrogens. Carbon atom attached with oxygen atom is highly de-shielded and represents a higher chemical shift and appears at 58 ppm. The second carbon atom, which is methyl carbon, is slightly experiences inductive effect, thus it is better shielded. Its peak appears at 18 ppm. So, यहाँ पे एथेनॉल की एग्जांपल ले रहा है। इसकी क्या होती है एथेनॉल की, हमारे पास 3 पीक्स यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। एक 58 ppm पे आ रही है हाई पीक, उसके बाद दूसरी जो है उसके अंदर बेटर शील्डिंग है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, ठीक है। मिथाइल के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, तो उसकी वजह से इसके अंदर जो है वो क्या है, इस मिथाइल ग्रुप के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट है और उसकी वजह से क्या है कि उसकी शील्डिंग बेटर है। तो सेकंड पीक जो 18 ppm पे आ रही है हमारे पास। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एसीटोन। अब यहाँ पे हम एसीटोन की एग्जांपल भी ले सकते हैं। हमारे पास एसीटोन की जो पीक है एक आ रही है हमारी 30.8 पे, ठीक है, और दूसरी हमारी पीक है 206.6 पे। अब दूसरी वाली जो पीक है जो कार्बोनाइल कार्बन की वजह से आ रही है, जो 206 पे आ रही है, वो मोर डी शील्डेड है क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है।
In the NMR spectrum, each unique carbon environment in the molecule gives a separate peak. This number of peaks in the spectrum correspond to the number of chemically different carbon atoms. Steps to predict the number of peaks. अब डिफरेंट स्टेप्स में हम इन नंबर ऑफ पीक्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. Symmetrical carbons are equivalent and give one peak. Identify each carbon medium. Carbon in different chemical environments produce distinct peaks. फर्स्ट एग्जाम्पल एथेनॉल की है. ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? CH3 होगा, CH2 भी होगा, हाइड्रोक्सिल भी होगा. ठीक है, CH3 की कार्बन द मिथाइल बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन. द कार्बन इन द मिथाइलिन इज बॉन्डेड टू 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन. हाइड्रोक्सिल के अंदर क्या होगा? ऑल्दो द ऑक्सीजन डजंट अपीयर डायरेक्टली, द कार्बन बॉन्डिंग टू इट विल हैव अ डिस्टिंक्ट केमिकल शिफ्ट. केमिकल शिफ्ट आएगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन. नंबर ऑफ यूनिक कार्बन्स 2 है. मिथाइल कार्बन 1 पीक देगा और मिथाइलिन कार्बन भी 1 पीक देगा. एक्सपेक्टेड पीक्स जो हैं वो 2 हैं. स्पेक्ट्रम क्या होगा? पहला मिथाइल कार्बन का 10 to 20 ppm पे होगा और मिथाइलिन का 50 to 60 ppm पे होगा. अब एसीटोन की बात करें तो एसीटोन में CH3 भी है, CO भी है. ठीक है, CH3 में वही एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन्स हैं. कार्बोनाइल के अंदर 1 कार्बन है और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है. एक पीक मिथाइल की होगी, एक पीक कार्बोनाइल की होगी. एक्सपेक्टेड 2 होंगी. पहली पीक जो है वो 20 to 30 पे आएगी, दूसरी कार्बोनाइल की 190 to 210 पे आएगी. ठीक है, उसके बाद ब्यूटेन है. ब्यूटेन में भी हमारे पास CH3 है, CH2 है, 2 ही पीक्स आएंगी. ठीक है, और स्पेक्ट्रम जो है इसका एक पीक जो है 10 to 20 ppm पे होगी, दूसरी जो है वो 20 to 40 ppm पे होगी. बेंजीन की अगर हम बात करें तो उसमें रिंग स्ट्रक्चर होता है, तो एरोमेटिक कार्बन होगी एक ही और फिर पीक भी उसकी एक ही आएगी. ठीक है, और वो पीक अराउंड 120 to 140 ppm पे आएगी हमारे पास. सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी. थैंक्स फॉर लिसनिंग.